हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। और आज हम सीखने वाले हैं कार्नोट हीट इंजन साइकिल के बारे में। क्या है कार्नोट हीट इंजन साइकिल, कैसे आया था इसका कॉन्सेप्ट, क्यों ये हीट इंजन साइकिल इतना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, और कैसे डिराइव करें कार्नोट हीट इंजन साइकिल की इफिशियंसी, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इसमें, कैसा दिखता है ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे। तो ये सब समझेंगे हम आज के इसी क्लास में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो कार्नोट साइकिल है उसका इन्वेंशन किया था सैडी कार्नोट ने, जो एक फ्रेंच इंजीनियर था जिसका जन्म हुआ था फ्रांस में 1796 में। तो उस समय जितने भी हीट इंजन साइकिल थे, मतलब इस साइकिल के इन्वेंशन से पहले, वो सारे स्टीम बेस्ड थे। मतलब उसमें स्टीम घूमता था चारों तरफ, और वो सारे साइकिल स्टीम बेस्ड थे। और उन साइकिल्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि उसमें हीट वेस्ट बहुत ज्यादा होता था। और जब हीट वेस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, साइकिल की इफिशियंसी कम हो जाएगी। तो इसी कारण से सबसे बड़ा चैलेंज ये था, कैसे हम ऐसा साइकिल बनाएं कि उसकी इफिशियंसी ज्यादा हो, उसमें हीट लॉस कम हो और उससे वर्क आउटपुट ज्यादा मिले। तो इसीलिए सैडी कार्नोट ने 1824 में, मतलब देखो 1796 में उनका जन्म हुआ, और जब वो करीब 28 साल के थे तो उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश करी थी। और उस रिसर्च पेपर में उन्होंने इस साइकिल के बारे में बताया था, कार्नोट साइकिल के बारे में बताया था। और उसने कहा कि ये एक आइडियलाइज्ड साइकिल है। आइडियलाइज्ड का मतलब जो सबसे स्टैंडर्ड साइकिल, जिससे अच्छा साइकिल हो ही नहीं सकता, ये बेस्ट साइकिल है। और वो आइडियलाइज्ड साइकिल जो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकता है, और उसका जो वर्किंग फ्लूइड होगा उस साइकिल का, मतलब उसके अंदर जो घूमेगा वो आइडियल गैस होगा। मतलब पहले साइकिल के अंदर स्टीम घूमता था, स्टीम पानी इस तरह से। लेकिन इन्होंने जो साइकिल प्रपोज किया, कार्नोट साइकिल, उसने कहा कि उसके अंदर जो घूमेगा वो आइडियल गैस घूमेगा, मतलब वर्किंग फ्लूइड जो होगा वो आइडियल गैस होगा। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि आइडियल गैस रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, रियल लाइफ में होता ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जब आइडियल गैस नहीं होता है तो फिर कार्नोट साइकिल कैसे हो सकता है। तो ये बात सही है, कार्नोट साइकिल होता ही नहीं है। ये एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ये एक हाइपोथेटिकल साइकिल है, ये एक इमेजिनरी साइकिल है। मतलब ये एक सोच है बस, ये एक थ्योरी है। और इसी कारण से यह साइकिल बेस्ट साइकिल है, मतलब बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो को मिला के यह साइकिल बनाया गया है। इस साइकिल में क्या होते हैं कि दो रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं और दो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं। रिवर्सिबल साइकिल होने के कारण क्या होता है कि इसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा होती है। तो अब समझते हैं कि कार्नोट साइकिल आखिर होता कैसा है और दिखता कैसा है। तो कोई भी साइकिल होगा तो सबसे पहले उस साइकिल का एक सिस्टम होगा, क्योंकि किसी सिस्टम के बिना कुछ भी हो नहीं सकता थर्मोडायनामिक्स में, ये हम सब जानते हैं। तो जो सिस्टम है कार्नोट हीट इंजन साइकिल का, वो है आइडियल गैस इन अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। और वही जो है, वही आइडियल गैस जो है वो साइकिल में मूव करता है। पिस्टन का जो सिलेंडर का जो पिस्टन है वो ऊपर नीचे मूव करता है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन होता है, और फिर वो साइकिल कंप्लीट होता है। और उसी से क्या होता है कि हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब समझते हैं कि वो साइकिल दिखता कैसा है। तो सबसे पहले जो, अगर हम इस साइकिल को समझना चाहें, तो अगर हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे समझना चाहें कार्नोट साइकिल को, तो ये साइकिल स्टार्ट होता है मान लो पॉइंट वन से। और पॉइंट वन पे ये स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि जो सिस्टम आपका जो आइडियल गैस है वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे एब्जॉर्ब करता है। मतलब सिस्टम Q1 हीट एब्जॉर्ब करता है, मतलब आइडियल गैस हीट लेता है किसी रिजर्वॉयर से। और फिर क्या होता है कि जब वो हीट लेता है तो अगर गैस को आप हीट प्रोवाइड करोगे, सप्लाई करोगे, तो क्या होगा, गैस एक्सपेंड कर जाएगा। तो गैस एक्सपेंड कर जाता है और ये जो पिस्टन है वो ऊपर मूव कर जाता है और यहां से यहां पहुंच जाता है, सिस्टम 1 से 2 पहुंच जाता है। और यह जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे होता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन।
तो जो पहला स्टेप 1 से 2 हुआ वो है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो वो इस तरह से हो गया। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन स्टेट 1 से स्टेट 2 कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे गैस एक्सपैंड कर गया। मान लो कि ये टेम्परेचर T1 है, ठीक है। इसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट Q1 सिस्टम ने एब्जॉर्ब कर लिया रिजर्वॉयर से जो हायर टेम्परेचर T1 पे है, तो सिस्टम एक्सपैंड कर गया। फिर क्या होता है कि उसके बाद वाले स्टेप में सिस्टम जो है वो फर्दर एक्सपैंड कर जाता है, लेकिन इस बार जो एक्सपेंशन होता है वो आइसोथर्मल नहीं आइडियाबेटिक होता है। मतलब इस बार क्या होता है कि सिस्टम सराउंडिंग से कोई हीट नहीं लेता। मतलब अगर हम इस सिलेंडर को इंसुलेट कर दें तो सेकेंड स्टेप हो जाएगा, रिवर्सिबल आइडियाबेटिक एक्सपेंशन हो जाएगा। मतलब गैस जो है वो सेकेंड पॉइंट से पॉइंट 3 पे मूव कर जाएगा आइडियाबेटिक मैनर में, क्योंकि ये सिलेंडर पूरी तरह से इंसुलेट कर दिया गया है। और फिर गैस फर्दर एक्सपैंड कर जाता है 2 से 3, और ये जो एक्सपेंशन होता है वो रिवर्सिबल आइडियाबेटिक होता है, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई हीट का एक्सपेंशन नहीं है। लेकिन सिस्टम क्या है कि वर्क कर रहा है, क्योंकि गैस एक्सपैंड कर रहा है, तो इस कारण से सिस्टम वर्क करता है। अब गैस पहुंच गया पॉइंट 3 पे। जब गैस पॉइंट 3 पे पहुंच जाता है तो क्या हुआ कि गैस ने एक्सपैंड कर लिया, तो क्या होता है कि गैस का टेम्परेचर हो जाता है कम, और गैस का टेम्परेचर कम होके इस पॉइंट पे हो जाता है T2, लोअर टेम्परेचर T2 पे पहुंच जाता है। यहां पे जो टेम्परेचर हो जाता है वो हो जाता है T2। अब क्या होता है कि जब गैस पॉइंट 3 पे पहुंच गया रिवर्सिबल आइडियाबेटिक एक्सपेंशन करके, तो फिर क्या होता है कि ये गैस अब हीट सराउंडिंग को रिजेक्ट करता है, सराउंडिंग में हीट छोड़ता है। ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये रिजेक्ट करता है। तो इस कारण से क्या होगा कि जब सिस्टम आइसोथर्मल वे में हीट रिजेक्ट करेगा तो क्या होगा कि फिर सिस्टम यहां से यहां तक कंप्रेस हो जाता है और वॉल्यूम सिस्टम का घट जाता है और ये पहुंच जाता है 3 से 4, और ये जो स्टेप है वो है रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। और ये प्रोसेस अगर हम पीवी डायग्राम पे दिखाना चाहें तो वो कुछ इस तरह का दिखता है, कुछ इस तरह का दिखता है, और गैस पहुंच जाता है स्टेट 4 पे। और ये जो प्रोसेस है वो है रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, जो कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पे हुआ है। तो पॉइंट 3 पे और पॉइंट 4 पे दोनों पे टेम्परेचर क्या है, वही है T2, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन है। और यहां पे Q2 अमाउंट ऑफ हीट कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पे रिजेक्ट हुआ है। अब सिस्टम पहुंच गया है पॉइंट 4 पे, लेकिन अब ये साइकिल है, ये साइक्लिक प्रोसेस में होना है। तो जब यहां तक पहुंच गया है तो चौथे स्टेप में क्या होगा कि फिर ये वापस 4 से 1 तक जाएगा। तो 4 से 1 तक कैसे जाता है, तो फिर से सिस्टम क्या होता है कि ये जो है इसको अगर आप फिर से इंसुलेट कर दोगे यहां से इस वाले सिलेंडर को, तो फिर से अगर आप गैस को कंप्रेस करना स्टार्ट कर दोगे 4 से 1 तक, तो ये प्रोसेस हो जाएगा रिवर्सिबल आइडियाबेटिक कंप्रेशन, और गैस जो है वो सिस्टम पॉइंट 4 से पॉइंट 1 पे फिर इनिशियल पॉइंट पे अपने आप पहुंच जाएगा। और यहां पे हमने इसको इंसुलेट कर दिया है, इसका मतलब कि ये प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल आइडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच यहां पे कोई हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, सिस्टम कोई भी हीट लॉस नहीं कर रहा है। तो होता क्या है कि फाइनली गैस यहां से पहले यहां पे मान लो 4 आया, और यहां से फिर ये वापस पॉइंट 1 पे चला जाता है और साइकिल हो जाता है कंप्लीट। और यही है आपका कार्नोट साइकिल पीवी डायग्राम पे। तो अगर आप देखें तो ये कार्नोट साइकिल सबसे अच्छा साइकिल इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें सारे स्टेप्स जो होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं, और इसका जो वर्किंग मीडियम होता है वो आइडियल गैस होता है। इस कारण से क्या होता है कि इस साइकिल में जो वर्क मिलता है वो मैक्सिमम वर्क मिलता है, और जो हीट रिजेक्ट होता है वो मिनिमम होता है, क्योंकि सारे स्टेप्स रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल होने के कारण क्या होता है कि फ्रिक्शन नहीं होता किसी भी स्टेप में, और अगर फ्रिक्शन होगा नहीं तो हीट लॉस कहां से होगा।
एनर्जी लॉस नहीं होगा, और जो भी हीट है मैक्सिमम हीट, वो मैक्सिमम हीट वर्क में कन्वर्ट होगा, थोड़ा बहुत हीट रिजेक्ट होगा लोअर टेम्परेचर पे। तो इसी कारण से जो कार्नोट साइकिल है वो एक आइडियलाइज्ड साइकिल माना जाता है। अब जल्दी से हम क्या करेंगे, हमने आपको पीवी डायग्राम पे दिखा दिया, अब इसी चीज को आपको हम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे दिखा देंगे कि कैसा दिखेगा हमारा कार्नोट साइकिल टेम्परेचर एंट्रोपी प्लॉट पे। तो बहुत सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान दे दो। 1 से 2 क्या है, यह है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो मान लो ये पॉइंट 1 है और यहां से 2 पे जाना है जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो। तो आइसोथर्मल का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होना है टीएस डायग्राम पे। तो यहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर या तो इस तरफ हो सकता है या फिर इस तरफ हो सकता है, लेकिन ये एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन होने से क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं, और जब गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे तो उनका एंट्रोपी बढ़ेगा। इसका मतलब ये प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आगे की तरफ जाएगा, और चूंकि एंट्रोपी बढ़ रहा है तो इसीलिए ये आगे की तरफ जाएगा और प्रोसेस 1 से 2 इस तरह का हो जाएगा। अब देखो कांस्टेंट टेम्परेचर पीछे की तरफ भी हो सकता था, लेकिन वो नहीं होगा क्योंकि ये एक्सपेंशन है, और एक्सपेंशन में क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं, और जब गैस के मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे तो उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा, उनका एंट्रोपी बढ़ेगा, इसलिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया। 2 to 3 क्या हो रहा है, 2 to 3 टेम्परेचर T1 से लेके अब T2 पे डाउन हो गया, तो टेम्परेचर डाउन होना है, और ये जो स्टेप है 2 से 3 वो है रिवर्सिबल आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस में जो एंट्रोपी होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस को ही आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है आइसेंट्रोपिक, क्योंकि जो एंट्रोपी होता है, एंट्रोपी चेंज, उसका फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई या डी क्यू आर बाई टी। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में जो हीट एक्सचेंज होगा उसको अगर आप टेम्परेचर से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको एंट्रोपी मिल जाएगा। तो चूंकि आइडियाबैटिक प्रोसेस है, तो आइडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच क्या हो जाता है, जीरो। तो इस कारण से एंट्रोपी चेंज जीरो। तो इसी कारण से 2 to 3 जो होगा उसमें एंट्रोपी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस है। तो अब बताइए कि टेम्परेचर डाउन होना है और एंट्रोपी रखना है कांस्टेंट, तो प्रोसेस कैसा होगा। एंट्रोपी कांस्टेंट तभी हो सकता है जब ये वर्टिकल हो, वर्टिकल नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता, ऊपर होने से टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन यहां पे टेम्परेचर T1 से T2 घट रहा है, इसका मतलब ये प्रोसेस हो गया यहां से यहां, तो ये हो गया 2 to 3। सिमिलरली 3 से 4 क्या होगा, ये भी आइसोथर्मल है पर कंप्रेशन, तो कंप्रेशन में एंट्रोपी घटता है और कांस्टेंट टेम्परेचर पे होना है, तो ये हो जाएगा 3 to 4। और फाइनली इसको पहुंचना है फिर से यहां पे, और ये भी क्या है, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक कंप्रेशन, 4 से 1 ये वाला यहां से लेके यहां तक, तो फिर ये यहां से लेके वापस अपने इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाएगा। और ये हो गया आपका टीएस डायग्राम कार्नोट साइकिल का। यहां पे जो है हीट Q1 ऐड हुआ और यहां पे हीट Q2 रिजेक्ट हुआ सराउंडिंग पे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करते हैं कि जो कार्नोट साइकिल है उसकी एफिशिएंसी कैसे निकाली जाए। तो किसी भी साइकिल का, चाहे कार्नोट साइकिल है चाहे कोई भी साइकिल है, उसका जो एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होता है, थर्मल एफिशिएंसी जो होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है उसको डिनोट करते हैं ईटा से, और उसका फॉर्मूला होता है वर्क आउटपुट, मतलब नेट वर्क आउटपुट, कितना वर्क मिला आपको, डिवाइडेड बाय हीट इनपुट, कि कितना आपने हीट इनपुट किया और कितना आपको नेट वर्क सिस्टम ने प्रोवाइड किया, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है इफिशियंसी। अब अगर इस साइकिल पे, इस साइक्लिक प्रोसेस पे अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा दें, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा दें, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, एंड सिंस दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस, सो डेल्टा यू विल बी जीरो फॉर साइक्लिक प्रोसेस। सो इस कारण से क्या होगा कि क्यू साइकिल विल बी इक्वल टू डब्ल्यू साइकिल। तो नेट वर्क आउटपुट जो होगा वो होगा कि साइकिल में हीट कितना एक्सचेंज हुआ। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि साइकिल में Q1 हीट एब्जॉर्ब हुआ है और Q2 हीट रिजेक्ट हुआ, मतलब Q1 हीट बाहर से आया और Q2 हीट बाहर चला गया।
तो नेट हीट जो सिस्टम के पास रहा, आइडियल सिस्टम में रहा, वो कितना रहा, वो हुआ Q1, क्योंकि ये आया तो ये पॉजिटिव और ये रिजेक्ट हुआ तो निगेटिव। तो वर्क आउटपुट जो होगा आपका वो होगा Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो आप यहां पे ये दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वर्क आउटपुट के जगह पे आप लिख दीजिए Q1 माइनस Q2, और हीट इनपुट आपका है Q1, क्योंकि ये है हीट एब्जॉर्ब। इनपुट का मतलब एब्जॉर्ब, इनपुट की जगह पे यहां आप एब्जॉर्ब भी लिख सकते हैं, हीट एब्जॉर्ब। तो ये क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 बाई Q1, सो 1 माइनस Q2 बाई Q1। अब जो है, अगर आप किसी भी तरह से कितना हीट रिजेक्ट किया इस कार्नोट साइकिल ने और कितना हीट जो है वो एब्जॉर्ब किया, ये दोनों अगर निकाल लें और इसमें पुट कर दे तो आप आसानी से इसका थर्मल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे ये, 1 से 2 के बीच हीट एब्जॉर्ब हुआ है और 3 से 4 के बीच हीट रिजेक्ट हुआ है, तो कैसे निकालें हम ये Q1 Q2? तो ये बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे निकालते हैं ये Q1 और कैसे निकालते हैं Q2। तो Q1 किस प्रोसेस में है, ये है 1 से 2 में, और ये 1 से 2 किस तरह का प्रोसेस है, ये है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट इंटरेक्शन Q1 होता है वो होता है वर्क के बराबर, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू होता है 0, क्योंकि टेम्परेचर होता है कांस्टेंट, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा यू 0, और जब डेल्टा यू 0 तो Q इक्वल टू W। लेकिन अब पूछोगे आप कि डेल्टा यू 0 क्यों आइसोथर्मल प्रोसेस में, क्योंकि ये आइडियल गैस है, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है, आइडियल गैस है, और आइडियल गैस के जो होता है वो होता है NCV डेल्टा T। तो चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू हो जाएगा 0, और जब डेल्टा यू 0 हो जाएगा तो Q1 हो जाएगा W के बराबर। तो और इसका जो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क होता है वो होता है P1 V1 ln V2 बाई V1। इसका फॉर्मूला होता है, ये डेरिवेशन मैंने किया है सारे प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल के लिए, आइडियाबैटिक के लिए। अगर आपको कंफ्यूजन है कि कैसे निकालते हैं ये वर्क एंड हीट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस, तो उन वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो ये होता है आपका एंड वर्क फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, उसका डेरिवेशन अगर करोगे तो आप यही निकल के आएगा। और सिंस माय सिस्टम इज आइडियल गैस, बिकॉज सिस्टम क्या है, वो है आइडियल गैस, तो आप क्या करो, को मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए जो बेसिस ले लो, मतलब जो आइडियल गैस का क्वांटिटी है वो ले लीजिए 1 मोल आइडियल गैस, मतलब समझने के लिए जो सिस्टम है आपका वो ले लीजिए 1 मोल आइडियल गैस। अगर आप ये ले लेंगे तो क्या होगा कि ये सारे डेरिवेशंस आसान हो जाएंगे। तो आप ले लीजिए 1 मोल आइडियल गैस बेसिस, और फिर क्या कीजिए कि सारे स्टेप्स में हीट और वर्क निकाल लीजिए और उसी को आप यहां पे पुट कर दोगे और इफिशियंसी निकाल लोगे। तो सिंस यू हैव कंसीडर्ड 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, तो जब आइडियल गैस का 1 मोल हो गया और सिस्टम आइडियल गैस है तो हम हमेशा लिख सकते हैं PV इक्वल टू RT, क्योंकि n इक्वल टू 1 हो गया है, सो PV इक्वल टू nRT में n 1 हो गया तो PV इक्वल टू RT। तो इसका मतलब यह है कि जो Q1 और W निकला है वो है P1 V1 ln V2 बाई V1। तो P1 V1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या RT1, क्योंकि PV इक्वल टू RT हम कभी भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम आइडियल गैस है। तो हम वही कर रहे हैं, P1 V1 के जगह पे हमने लिख दिया RT1, क्योंकि यहां से यहां तक टेम्परेचर T1 है, तो ये हो जाएगा RT1 ln V2 बाई V1, और ये हो जाएगा हमारा Q1 और W122 इन दोनों के बराबर। तो ये हो गया हमारा 1 to 2 प्रोसेस में कैलकुलेशन। अब हम कैलकुलेशन करते हैं 2 से 3 के लिए। तो 2 to 3 क्या है, 2 to 3 है रिवर्सिबल आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो रिवर्सिबल आइडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो इसमें क्या होगा, इसमें हीट ट्रांसफर 0 हो जाएगा, राइट। तो जो अगर हीट ट्रांसफर 0 हो गया तो अगर आप फर्स्ट लॉ लगाएंगे डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, तो इसका मतलब यह है कि जो डेल्टा यू होगा वो माइनस डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगा इसका,
तो ये हो जाएगा U3 माइनस U2 और ये हो जाएगा माइनस W223 और ये जो होता है क्योंकि डेल्टा U क्या होता है, फॉर्मूला इज NCV डेल्टा T और आपने जो सिस्टम लिया है दैट इज 1 मोल, सो दिस इज CV into delta T and delta T is what? This is for 2 to 3, so T2 minus T1 because 3 पॉइंट पे 0.3 पे टेम्परेचर T2 है और यहां पे T1 है, so this will be T2 minus T1, बट इसका यूज नहीं हो पाएगा। तीसरा जो है थर्ड स्टेप दैट इज 3 to 4 एंड दिस इज अगेन रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो इसमें वही होगा जो यहां पे हुआ है दैट Q2, यहां पे आप क्या निकालोगे, Q2 निकालोगे, तो यहां पे Q2 क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा W, क्योंकि सेम है, ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस है और ये भी आइसोथर्मल कंप्रेशन है, ये एक्सपेंशन ये कंप्रेशन, तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, सेम फॉर्मूला यूज होगा। तो Q2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W3 to 4 और ये हो जाएगा R, पर ये टेम्परेचर T2 पे हो रहा है, सो हेयर इन प्लेस ऑफ T1 यू विल हैव T2 और ये था आपका 1 से 2 तो निकला था V2 by V1 ln, लेकिन ये क्या है, ये है आपका 3 से 4, सो यहां पे क्या हो जाएगा ln V4 by V3, तो ये हो जाएगा आपका Q2, इसको भी आप बक्से में बंद कर दीजिए। और उसी तरह से अगर आप निकालना चाहे 4 से 1 के लिए दैट इज रिवर्सिबल आइडियाबेटिक कंप्रेशन, तो वहां भी आप सिमिलर फॉर्मूला यूज करके जो डेल्टा U होगा दैट इज U4 minus U1 and that will be equal to minus W421 and that will be CV into यहां पे T2 minus T1 क्योंकि फाइनल टेम्परेचर T2 था और इनिशियल T1, लेकिन यहां पे क्या होगा 4 से 1 में, क्योंकि जो टेम्परेचर T1 है वो यहां भी है और यहां भी है, तो यहां पे है टेम्परेचर T1 और यहां पे है टेम्परेचर T2, तो ये होगा T1 माइनस T2, T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो ये निकल के आ गया आपका, चारों प्रोसेस के लिए हमने कैलकुलेशन कर लिए। अब हमको क्या करना है कि नाउ वी हैव टू पुट Q1 एंड Q2 इन दिस इक्वेशन टू फाइंड द इफिशियंसी। तो अब बस सिंपल वही करते हैं, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा 1 माइनस एंड Q2 के जगह पे क्या निकला है दैट इज RT2 ln V4 by V3 एंड Q1 इज नथिंग बट RT1, ये देखिए Q1 क्या है, ये है RT1 ln V2 by V1, तो यहां पे जो इफिशियंसी निकल के आएगा यहां पे आर आर कैंसिल हो जाएगा एंड 1 माइनस T2 ln V4 by V3 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय T1 ln V2 by V1। लेकिन ये जो है दिस इज नॉट द फाइनल एक्सप्रेशन, ये फाइनल इफिशियंसी का एक्सप्रेशन नहीं है, यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा कि वी हैव टू एलिमिनेट V4 V3 V2 V1। तो क्या करोगे आप, सो फॉर रिवर्सिबल आइडियाबेटिक प्रोसेसेस वी नो दैट फॉर रिवर्सिबल आइडियाबेटिक प्रोसेस we have a relation between temperature and volume and that is TV gamma minus 1 equal to constant। मतलब अगर कोई भी सिस्टम आइडियल गैस हो और अगर वो रिवर्सिबल आइडियाबेटिक प्रोसेस में जाए तो वहां पे तीन रिलेशन है, पीवी गामा कांस्टेंट, दूसरा है टीवी गामा माइनस 1 कांस्टेंट और तीसरा है P1 माइनस गामा एंड T गामा इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन यहां पे हम ये वाला यूज करेंगे, क्यों ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि हमको एनी हाउ ये वॉल्यूम को एलिमिनेट करके टेम्परेचर के साथ रिलेशन निकाल के और हमको एफिशिएंसी सिर्फ T1 T2 के फॉर्म में लाना है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम टू फाइंड द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी। तो अगर हम 2 to 3 प्रोसेस के लिए बात करें, सो फॉर 2 to 3 वी कैन राइट इस टीवी गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, तो इस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है for 2 to 3, what is the temperature at point 2? This temperature is T1. So T1 and volume is V2, right? V2 gamma minus 1 equal to, here temperature is T2 and volume is V3 gamma minus 1. तो अगर यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, so you will get V2 by V3 power gamma minus 1 is equal to T3 T2 by T1, तो ये एक निकल के आया। सिमिलरली फॉर प्रोसेस 4 to 1 दैट इज ऑल्सो रिवर्सिबल आइडियाबेटिक कंप्रेशन,
यू कैन राइट दिस, आप इसको लिख सकते हैं टीवी गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां पे इस दोनों पॉइंट के बीच लगाना है, तो ये हो जाएगा T2V4 गामा माइनस वन इक्वल टू T1V1 गामा माइनस वन। T2V4 गामा माइनस वन इक्वल टू T1V1 गामा माइनस वन। तो यहां से भी क्या निकल के आएगा, यहां से भी निकल के आएगा T2/T1 इक्वल टू V1/V4 टू द पावर गामा माइनस वन। इफ यू, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखो ध्यान से, तो इसमें क्या है कि एक साइड पे हमारा T2/T1 कॉमन है। इसका मतलब कि अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होगा। सो फ्रॉम दीज टू हम देखते हैं कि V2/V3 टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल टू V1/V4 टू द पावर गामा माइनस वन। इसका मतलब यह हुआ कि V2/V3 इज इक्वल टू V1/V4, और अगर आप इसको रीअरेंज कर दो तो यहां से निकलेगा आपका V4/V3 इक्वल टू V2/V1। तो आप इसको क्या करो कि जब V4/V3 इक्वल टू V2/V1 हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ ना कि इसका अगर आप लॉग ले लोगे दोनों तरफ तो दोनों बराबर हो जाएगा। सो इट्स मीन्स दैट ln ऑफ V4/V3 इज इक्वल टू ln ऑफ V2/V1। और अगर ये निकल के आ गया, इसका मतलब है कि दीज टू कैन बी कैंसिल्ड, और जो आपका इफिशियंसी का फाइनल एक्सप्रेशन निकला, वो जो इफिशियंसी है वो निकल के आया n इक्वल टू इटा इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। और यही है कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी, 1 माइनस T2/T1। तो आप देख रहे हैं कि जो कार्नोट साइकिल है उसका इफिशियंसी जो है सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। मतलब किस टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है और हीट रिजेक्ट हो रहा है। और अगर आपको इफिशियंसी को ज्यादा करना है तो ये इफिशियंसी ज्यादा कब होगा, जब ये T2 कम होगा। क्योंकि जब T2 कम होगा और T1 ज्यादा होगा तो ये वाला टर्म जो है उसका वैल्यू कम हो जाएगा, और जब ये कम हो जाएगा तो इफिशियंसी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इफिशियंसी 1 के आसपास तभी होगा। तो इसका मतलब यह है कि कार्नोट साइकिल मैक्सिमम इफिशियंसी तब देगा जब हीट रिजेक्शन लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर पे होगा और हीट एब्जॉर्प्शन हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर पे होगा। तो यही है कार्नोट साइकिल के बारे में, और इसी कारण से जो इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि ये एक आइडियलाइज्ड साइकिल है, ये एक रिवर्सिबल साइकिल है, और इस साइकिल को कोई भी बीट नहीं कर सकता, और ये एक स्टैंडर्ड के फॉर्म में लिया जाता है। किसी भी रियल साइकिल को, कोई भी साइकिल हो, वो कार्नोट साइकिल से ज्यादा इफिशियंट नहीं हो सकता, क्योंकि कार्नोट साइकिल क्या है, वो एक आइडियलाइज्ड साइकिल है, वो एक स्टैंडर्ड साइकिल है। कोई भी साइकिल उससे बेटर हो नहीं सकता, क्योंकि ये साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक स्टैंडर्ड है। तो हम इसको पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि कार्नोट साइकिल हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम किसी भी रियल साइकिल का कार्नोट साइकिल के साथ कंपेयर कर सकें कि एक आइडियल साइकिल जो सबसे अच्छा साइकिल है उसके कंपैरिजन में ये जो रियल साइकिल है वो कितना उसके करीब है या उससे कितना दूर है। इसी कारण से हम क्या करते हैं कि कार्नोट साइकिल का एनालिसिस करते हैं और उसको एज ए स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया आज का क्लास। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इस वीडियोस को लाइक करें, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आपका क्वेश्चन जो भी होगा आई विल ट्राई टू आंसर दैट। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।